सर के लिए स्पर्श क्या है? मेरे लिए स्पर्श मेरी लाइफ का एक तरीका है। जो बैड टच है वो किसी भी रूप में आ सकता है। एक टच आंखों का भी होता है। इंसान की इंटेंशन से पता चलता है कि कोई भी टच बैड है या गुड। अनफॉर्चुनेटली ये बात पता नहीं समाज में कैसे आई कि घर के लोगों के होने वाले टच तो नॉर्मली अच्छे ही होंगे और कोई गलत चीज़ होती है तो वो स्ट्रेंजर से ही होती है। ओटीटी और सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं जो एक मर्यादा थी वो तो वापस आनी चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। एक मन हो रहा है कि आपसे कुछ बात करूं, कुछ कहानी सुनाऊं। क्या कभी ये कहानी, ये बातें आपने अपने घर में भी करी हैं कि कभी ऐसा हो कि कोई भी महिला है, पुरुष हैं और वो ये बोलें कि आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और साथ में एक चॉकलेट भी ले आए कि लो पहले चॉकलेट खा लेते हैं फिर साथ में चलते हैं और रास्ते में चॉकलेट भी खाते रहना। तो क्या रिएक्शन होगा और किस किस तरीके के अलग अलग रिएक्शन आ सकते हैं? और क्या कोई आपको कोई रोज़ इस तरह से देख रहा होता है कि आपको बड़ा अजीब लग रहा होता है, असहज महसूस हो रहा होता है? कुछ इस तरीके की बातों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच में कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे आए हुए हैं और बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब इन बातों को बहुत खुलकर किया जाए। तो चलिए, जो मैंने बातें पूछी उनसे जवाब जान लेते हैं। हाय बच्चा, कैसे हो? बढ़िया। कहानी सुनी है आपने? हाँ। है ना? और इस कहानी में हुआ क्या था कि वो बच्चा चला जाता है क्योंकि बात ही ऐसी थी, मम्मी बीमार, पापा बीमार हैं और फिर आपका दिल रखने के लिए उसने चॉकलेट भी दे दी कि आप परेशान ना हो एकदम से। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी आप लोगों के साथ आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? फर्स्ट में क्या लगेगा कि क्या करना चाहिए? मैम, जब भी कोई मेरे पास आएगा और मुझे ऐसा बोलेगा तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये रहेगा कि मेरी मम्मी ने मुझे क्यों नहीं बताया। क्योंकि मेरी मम्मी पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो भी होता है वो हमेशा सबसे पहले बताते हैं मुझे। तो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, आपने तो ये थॉट आया आपके मन में कि मम्मी पापा ने, लेकिन सपोज सिचुएशन ऐसी नहीं रही कि मम्मी बता सके क्योंकि मम्मी बीमार है और कोई और आपसे यही कह रहा है। इस सिचुएशन में कोई और थॉट भी आ सकता है कि कहीं से हम ये सोचें कि ये जो व्यक्ति हैं कितना सही बोल रहे हैं कि मैं इस चीज़ को कहाँ से क्लैरिफाई करूँ, या मैं किससे पूछूँ, या मैं एकदम पॉज दूँ। एक ये भी हो सकता है। आप लोगों ने कुछ एकदम सोचा होगा कि नहीं, जैसे सुनेंगे एक बार तो मन करेगा, शायद मैं भी बच्ची होती तो मैं भी कुछ नहीं सोचती और साथ में चली जाती, और फिर कुछ भी हो सकता था, है ना? मैं हूँ वर्तिका जैन, डायरीज बाय वर्तिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप समझ गए होंगे कि आज बच्चे हमारे साथ में हैं और हम किस विषय पे आज बात करने जा रहे हैं। विषय बोलूं या एक संवाद बोलूं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, और इसी बातों पे हम और जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम बच्चों के साथ डील कर सकते हैं स्कूल में, प्रशासन में, समाज में, हर जगह पे, और अपने विशेषकर अपने घर में। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और साथ में हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जन सेवा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। पूरे समाज को जागरूक करने का बहुत अहम जिम्मा लिया है उन्होंने, और साथ में कह सकते हैं प्रमुख शासन सचिव है, जिसकी जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभा रहे हैं और पूरी विश्वसनीयता के साथ निभा रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मुझे उनके साथ ये पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है और मुझे भी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे नवीन जैन सर का। सर, डायरीज बाय वर्तिका में और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर, अभी बच्चे भी हमारे साथ हैं जी, और आप हमारे साथ हैं। स्पर्श, जी। क्योंकि मैंने जैसे देखा आपको कि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, और जो एक बहुत अहम जिम्मा इसी बीच में आपने उठाया है वो स्पर्श का, जिसमें गुड टच और बैड टच की आप बात करते हैं। मैंने काफ़ी सेशंस में आपके सुने। तो सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि गुड टच और बैड टच के बारे में हम बात करते हैं टच की। जैसे टच हुआ, जैसे बच्चे बैठे हैं, जैसे मैंने इनको टच किया है, किसी और ने इनको टच किया तो इनको थोड़ा सा अब लगने लग जाए, अवेयरनेस आ गई। लेकिन एक टच आंखों का भी होता है, तो कैसे इन बच्चों को ये पता लगे कि ये मुझे रोज ऐसे क्यों देखता है? टच तो उसने किया नहीं है, कहने के लिए तो वो कह सकता है मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो खड़ा रहता हूँ यहाँ पर। तो उस चीज़ को बच्चे कितना जल्दी समझ जाए कि आने वाले हादसे से हम बच जाएं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? गुड टच बैड टच की अवेयरनेस हम स्कूल्स में करते हैं और सीधी सी बात यह है कि समाज में एक गैप है। हमारे किसी भी सिलेबस में, हमारे आम बोलचाल में, हमारे घरों में
हम लोग नॉर्मली इस तरह की चर्चा से बचते आए हैं और यही कारण है कि हमारे बहुत सारे बच्चों को आज भी ये जानकारी नहीं है कि वो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। तो गुड टच बैड टच वर्ड तो बहुत पॉपुलर हो गए हैं समय के साथ, क्योंकि काफ़ी वीडियोस हैं, काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी अखबार में भी काफ़ी कवरेज है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि क्या केवल एक फिजिकल टच ही बैड टच हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नहीं। इवन हमारा जो इसमें एक पॉक्सो एक्ट बना हुआ है वो भी ये जानकारी हमें देता है कि केवल फिजिकली ही कोई टच बैड टच होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर किसी को लगातार घूर रहे हैं या आप किसी को डिजिटली बैड टच कर रहे हैं, डिजिटली बैड टच भी हो सकता है। आप तो केवल बात कर रहे हैं कि आंखों से देखना, मैं तो कह रहा हूं कि आप उस शहर में नहीं है और आप शहर से दूर हैं और आप मोबाइल के जरिए बच्चे को गलत पिक्चर्स भेज रहे हैं, गलत वीडियोस भेज रहे हैं और बाद में उसको कह रहे हैं कि आप डिलीट कर देना देखने के बाद, इवन वो भी बैड टच है। एक्चुअली इंसान की इंटेंशन से पता चलता है कि कोई भी टच बैड है या गुड है। अच्छा, हम किसी भी स्कूल में जब स्पर्श के सेशंस करने के लिए जाते हैं तो हमारा पहला सवाल बच्चों से यही होता है कि वो गुड टच बैड टच को कैसे समझते हैं। तो ज़्यादातर जगह हमें देखने में आता है कि आंसर आता है कि गुड टच का मतलब है कि अगर मुझे घर के लोग टच कर रहे हैं तो वो गुड टच है और बाहर के लोग टच कर रहे हैं तो वो बैड टच है। अनफॉर्चुनेटली ये बात पता नहीं समाज में कैसे आई कि घर के लोगों के होने वाले टच तो नॉर्मली अच्छे ही होंगे और कोई गलत चीज़ होती है तो वो स्ट्रेंजर से ही होती है। लेकिन हमारे देश के क्राइम के आंकड़े या हमारे पॉक्सो एक्ट के आंकड़े ये नहीं बताते। वो तो ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो बैड टच की घटनाएं, बच्चों के साथ अब्यूज़ की घटनाएं हो रही हैं, वो सारी की सारी ज़्यादातर केसेस में वो हमारे घर के लोगों के द्वारा या बच्चों के जान पहचान के लोगों द्वारा ही की जा रही है। तो इसीलिए बैड टच के बारे में अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बच्चे अपने घर के अंदर भी असुरक्षित हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर घर में अजनबी शब्द यूज होता है, बेटा अजनबियों से बात नहीं करनी, अजनबियों से दूर रहना है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि ज़्यादातर केसेस जो हुए वो जानकार लोगों के माध्यम से हुए, तो अब ये कैसे पता लगे कि घर में आने वाला व्यक्ति रूटीन में आ रहा है, पापा से अच्छे से बात कर रहा है, पारिवारिक ही कह सकते हैं कि वो इस तरीके की चीज़ कर रहा है, तो ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, सपोज बच्चों को लग रहा है कुछ ऐसा कि ये अंकल आ जाते हैं तो, पर वो कह नहीं पा रहे, उस बात को आप कैसे बच्चों को समझाएंगे कि कैसे जज करें और कितनी हिम्मत के साथ हम वो बात अपने पेरेंट्स को बोल सके कि मम्मा जब वो अंकल आते हैं तो वो कुछ इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे एक वर्ड बोला मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ को एक तरीके से समझाना पड़ता है। जो सेशन है वो लगभग 60 to 70 मिनट्स का होता है। सबसे पहले हम पहले 10 मिनट में बच्चों को कंफर्टेबल करते हैं, क्योंकि बच्चा अपने क्लास में बैठा हुआ था, वो सेशन के लिए आया। गुड टच क्या है वहाँ से शुरू करते हैं। हर बच्चे ने अपने जीवन में बहुत अच्छे गुड टच देखे हैं, बहुत अच्छे प्यार के क्षण उनके साथ बीते हैं। फिर हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि बैड टच को पहचानना कैसे है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आज एक 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा या 10-11 साल तक का बच्चा, जब तक कि उसको जीवन में बहुत सारी बातों का धीरे धीरे पता लगना शुरू होता है, इस एज ग्रुप के बच्चों को ये कैसे बताया जाए कि बैड टच कितनी तरह से उनको अप्रोच कर सकता है। फैमिली के अंदर कैसे अप्रोच कर सकता है, रिश्तेदारों के माध्यम से कैसे अप्रोच कर सकता है, अगर वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो कैसे कर सकता है, अगर डिजिटली कोई माध्यम उनके पास है तो उससे कैसे, अगर कोई बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो वहाँ बैड टच उनको कैसे मिलेगा। और इवन अगर आपके घर में काम करने वाले प्लम्बर्स या इलेक्ट्रीशियन आ रहे हैं या घर में डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉयज़ आते हैं तो वहाँ क्या सावधानियाँ रखनी है, क्योंकि बैड टच किसी भी रास्ते से आपके घर में आ सकता है। तो हम धीरे धीरे बच्चों को बैड टच के बारे में बताते हैं और आखिर में हम बच्चों को बताते हैं कि यदि कोई ऐसा मौका आ गया है कि भाई अब ये बैड टच मेरे साथ होने की संभावना बन रही है, क्योंकि वो टिप्स से पहचान लेगा, उसके दिमाग में घंटी बजेगी क्योंकि टिप्स उसको समझ में आ गई है, तो अब उसको बचना है उस सिचुएशन से। तो जब वो अंकल आंटी जो गंदे वाले उसको अब बैड टच कर सकते हैं तो वहाँ पे बच्चों को वो टेक्निक सिखाई जाती है कि वो बड़े आराम से अपने आप को बचा सकें। और उसी में ये बताया जाता है कि जब आप अपने आप को बचाएं तो आप ये ज़रूर करें कि अपने घर में जिन लोगों के साथ आपको रहना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है या जिनका साथ आपको असुरक्षित लगता है, आप ये बात अपने घर के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये सारी बातें एक ऑर्डर में बताई जाती हैं। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, कौन सी क्लास में हो आप? मैं 6th क्लास में। आपको कभी गुड टच और बैड टच का बारे में बताया गया? कुछ आपको कभी ऐसा आपके संग कोई इंसिडेंट हुआ जिसमें आपको कभी ये फील हुआ हो कि ये बैड टच था?
मैम ऐसा तो मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ, पर हमारे स्कूल में हमको बताया गया है और उसके बहुत सेशन हुए हैं हमारे स्कूल अच्छा। में गुड टच और बैड टच के बारे में। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे आपको थोड़ा सा लर्निंग मिली, समझ आई? यस मैम। कभी ऐसा लगा कि पहले ये समझ नहीं थी, अब आ रही है? हाँ मैम, जब मैं छोटा था तब मेरे को इन सब के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब हमारे स्कूल में सेशंस हुए तब मेरे को समझ आने लग गया। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे आप भी यहाँ पर हैं और आप बीइंग अ फीमेल, एक गर्ल चाइल्ड हैं आप, तो कभी ऐसा लगा कि किसी ने आपके आसपास के एरिया में या कहीं स्कूल में, है ना, वैसे स्कूल में तो चलो ठीक है और भी बहुत सारी टीचर्स हमारे आसपास होती है, लेकिन फिर भी किसी भी एरिया में आप गार्डन रोज़ जाती हैं, प्लेग्राउंड में जा रही हैं, कोचिंग जा रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, तो वहाँ आपको कोई फील हुआ कि किसी ने ऐसी नज़रों से देखा तो आपको थोड़ा सा असहज महसूस हुआ, अनकंफर्टेबल आपने फील किया? वेल मैम, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, बट अगर होगा भी तो हमारे स्कूल में जो सेशंस हुए हैं उससे रिगार्डिंग जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसी के ऊपर चलने का क्या करेंगी आप? मैं पहले अपने पेरेंट्स को बताऊंगी ताकि वो है। मेरी हेल्प कर सके। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अपने स्कूल में, जैसे काउंसलर्स भी हैं हमारे स्कूल में, अच्छा। टीचर्स भी हैं, तो उनसे भी डिस्कस करूंगी। तो आप लोगों की काउंसलर पूरा कोऑपरेट करती है? आप लोग जाते हैं उनके पास? हाँ, अगर जाएंगे तो ऑफ कोर्स आप जाती हैं? मैम अभी तक मैं नहीं गई उनके पास, पर आई नो कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो सबकी बात सुनती हैं। अच्छा, फिर आप लोगों के अंदर मतलब ये चीज़ है कि कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन आ रही है तो हम काउंसलर के पास जा सकते हैं, मम्मी को घर में बता सकते हैं, पापा को बता सकते हैं ना। सर एक बात मुझे बताइए, स्कूल के बच्चों के साथ बात चल रही है, तो जहाँ पे माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा स्कूल गया, अब वो निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चा स्कूल है, डे बोर्डिंग में है, या चलो 12 तक की 1 बजे तक की छुट्टी हो रही है, लेकिन एक निश्चिंतता आती है कि सबसे सिक्योर जगह मानी जाती है। लेकिन वहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो 11th क्लास का बच्चा उस छोटी बच्ची के साथ, क्योंकि वॉशरूम्स होते हैं स्कूल्स में और भी जगह होती है, असेंबली होती है, तो वहाँ भी क्या ये चीज़ें होने के चांसेस बढ़ सकते हैं? देखिए, जो बैड टच है वो किसी भी रूप में आ सकता है। ये कोई जेंडर सेंसिटिव नहीं है, यानी कि मेल फीमेल कोई भी बैड टच का रीज़न हो सकता है। कोई प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल या स्कूल के अलावा बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इवन घर के आसपास की सराउंडिंग्स, बैड टच कहीं भी आ सकता है बच्चे की लाइफ में। इसमें कोई भी ये नहीं कहा जा सकता। पुलिस की डायरी में हर तरह के केस आपको मिल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केस तो कभी रजिस्टर्ड भी नहीं होते, तो वहाँ भी बहुत सारी जगहों पे बच्चों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बेस्ट पार्ट है अवेयरनेस। आपका बच्चा जिस भी एज ग्रुप में है, आप उसको अवेयर करना शुरू करें। फैमिलीज़ बच्चों को अवेयर करना शुरू करें, बच्चों के साथ दूरी मेंटेन नहीं करें। और सबसे अच्छी चीज़ जो एक बच्ची ने भी यहाँ कही, जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जो होनी चाहिए, बच्चों का पेरेंट्स के साथ और अपने स्कूल में स्टाफ के साथ एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, बहुत ही क्लीन। कई बच्चे घबराते हैं और कई माँ बाप भी कई बार बहुत प्रेशर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे कई सेंसिटिव बातें मम्मी पापा को बताने में हिचकने लगते हैं। और स्कूल में भी इस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि मैडम को कुछ बताऊंगा तो वो मुझे जज ना कर लें। तो सबसे पहले तो बड़े लोग जो बच्चों की लाइफ में रोल प्ले करते हैं, उनके अंदर ये बात होनी चाहिए कि वो जजमेंट ना करें, वो बच्चे को सुने। अगर आपने किसी बच्चे की किसी क्रूशियल टाइम पे, जब वो कोई सेंसिटिव बात आपसे पूछने वाला था, बताने वाला था, अगर आपने उसकी मदद नहीं करी, अब वो बच्चा 4 साल का है, 8 साल का है, 12 साल का है, डिपेंड करता है, लेकिन उस समय उसका साथ दीजिए, उसकी बात को सुनिए। कई घरों में बच्चों को आंख दिखा देते हैं और कई बार तो बच्चों को मार भी देते हैं अगर वो ये बताने लगता है कि मुझे घर में आने वाले फलाने व्यक्ति ने या फलाने रिश्तेदार ने इस तरह से टच किया। ये होने की वजह से कई बार बच्चे अपनी बात को बताने से डरने लगते हैं या फैक्चुअल बात को छुपा के कुछ और बता देते हैं। उल्टा बच्चे को ही डांट दिया जाता है। बच्चे को डांट दिया जाता है, बच्चे को डर लगने लगता है। हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है ये। तो कई पेरेंट्स तो बहुत जागरूक होते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को क्या रखा होता है, लाइफ में तुम्हें कोई भी दिक्कत आए हमें बता देना। और बच्चे भी अपने स्कूल में अपनी लाइफ में होने वाली हर बात उनसे बताने लगते हैं। तो ऐसे घरों में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन घरों में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर जो आप कह रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि बच्चों को घर में ही या घर के आसपास के लोगों से ही, नॉट ओनली स्ट्रेंजर, घर के आसपास के लोगों से ही दिक्कत आ सकती है। और लोगों को अगर ये पता लग जाता है कि कम्युनिकेशन गैप है तो इसके रिजल्ट ज़्यादा खराब हो सकते हैं। कहाँ कहाँ से पता लगता है सर, जैसे बच्चे हमारे साथ है कि ये वाला टच बैड टच था, जी, बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट्स पे आप विशेष तौर पे जी। प्रकाश डालना चाहेंगे कि हाँ इन जगह पे विशेष तौर पे बच्चों को अवेयर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ मम्मा या पापा, दादी या नानी
या दादा दादी हो जी, सकते हैं। सबसे पहली टिप, सबसे फेमस टिप मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड में जो बताई जाती है वो यही है कि अगर कोई गंदे अंकल आंटी आपके पास आते हैं और बिना किसी पर्याप्त रीज़न के वो आपके शरीर के 4 ऐसे पार्ट्स पे टच करते हैं तो जो बैड टच की श्रेणी में माना जाता है। ठीक तो है। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, यानी कि जैसे कि सबसे पहले लिप्स हैं, चेस्ट हैं, अच्छा। आपके प्राइवेट पार्ट हैं और पीछे की तरफ से आपके बॉटम्स। अच्छा, हम बच्चों को डेमो करके दिखाते हैं कि अगर परिवार में आए हुए किसी फ्रेंड को या रिश्तेदार को बच्चे को अप्रिशिएट करना है तो वो उसके बालों में हाथ फेर सकता है, उसकी पीठ को अच्छा। थपथपा सकता है, उसको हल्का सा हग दे सकता है। ये 4 बॉडी पार्ट्स टच करने की जरूरत कहाँ है? और फिर बच्चे को ये बताइए कि कारण देखना जरूरी है कि अगर इन बॉडी पार्ट पे टच किया भी जा रहा है तो देयर इज ए सफिशिएंट रीजन। फॉर एग्जांपल, आप गिर गए, आपके बॉटम्स पे चोट लगी है, अच्छा, तो एग्जामिन करने के लिए, एक्सरे करने के लिए, प्लास्टर लगाने के लिए टच करने की जरूरत है, बट देयर इज ए रीजन। तो यहाँ से हमारी पहली टिप शुरू होती है, फिर हम धीरे धीरे उनको बाकी सारी टिप्स बताते जाते हैं। तो कुल मिला के हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वो 8 बैड टच को पहचानने की टिप्स 4 साल से 12 साल के हर बच्चे को भारत में, राजस्थान में, जयपुर में रटा देनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि ये टिप्स जितनी ज़्यादा हम आगे से आगे बताते जाएंगे उतना ही ऐसे काम करने वालों का स्कोप कम होता जाएगा। सर अभी हम जैसे बात कर रहे हैं इस विषय पे, पहले भी बहुत बातें हुई हैं और आपने तो बहुत मुहिम छेड़ रखी है इस बारे में, लेकिन जो लोगों की मानसिकता है, जो ये कर रहे हैं, जी। बच्चे तो टारगेट बन रहे हैं, जी। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, कहाँ इसकी जड़ कहाँ है? उनकी मानसिकता को कैसे सुधारा जाए? जी। मतलब उस तरफ हम कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है बहुत बहुत डिफिकल्ट है ये बात, क्योंकि इतने सारे जने हैं, हम कैसे, लेकिन फिर भी उस विषय के लिए क्या चीज़ होती है? ड्राइवर हैं, कंडक्टर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, और किसी की भी नीयत खराब हो जाती है। कहने के लिए बहुत सभ्य आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन जी। हम आए दिन सोशल मीडिया पे केसेस सुनते हैं 13 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ, कोई लिमिट नहीं है, और उस व्यक्ति ने किया होता है जो बहुत पढ़ा लिखा भी और सभ्य भी है। जी। क्या क्या मानसिकता होती है सर? उस देखिए, चीज को कैसे आप दूर करें? जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो इतना आसान नहीं है उसका जवाब, लेकिन 2-3 बातें मैं फिर भी इसमें बोलना चाहूँगा कि जो घर होता है, जो परिवार के बड़े लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए कि इतने सारे केसेस जो हम अखबारों में पढ़ते हैं वो क्यों हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उन रीजंस को देखेंगे और उन रीजंस की तह में जाएंगे तो हम हमारे बच्चों के लिए सेफ्टी सर्कल बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को अवेयर करना चाहिए। इंतज़ार मत करिए कि मेरे घर में किसी बच्चे के साथ या मेरे पड़ोस में किसी बच्चे के साथ ये सब कब होगा। अवेयर करिए, बच्चे को धीरे धीरे अवेयर करना शुरू करिए। सबसे पहली बात तो ये करनी है। दूसरा, करने वाले व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं या अनपढ़ होते हैं नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केसेस की हिस्ट्री तो ये नहीं बता रही है कि ये ज़्यादातर बिना पढ़े लिखे लोग करते हैं या ये इस प्रकार के लोग करते हैं, इस प्रकार की कैटेगरी के लोग ज़्यादा करते हैं, शहरों में ज़्यादा होता है, गाँव में कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं पता लगता है। ठीक है। क्योंकि आपने खुद कहा कि ये केसेस कैसे भी कहीं भी इरप्ट हो सकते हैं और बच्चे को सावधान रखना ही सबसे ज़रूरी है। हम कई बार पुलिस प्रशासन को दोष देना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हर गली में, हर मोहल्ले में पुलिस होना संभव नहीं है, हर जगह सीसीटीवी लगा होना संभव नहीं है। सीसीटीवी लगा भी देंगे तो उसको फीड को देखने के लिए एक आदमी ड्यूटी पे लगाना बहुत ज़रूरी है। ओनली सीसीटीवी काम नहीं करेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि हर बच्चे के अंदर एक सीसीटीवी होना चाहिए, हर बच्चे के अंदर एक पुलिसिंग की भावना ये होनी चाहिए कि मैं मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करूँ। और वो सारी चीज़ें फिर अगेन मैं ये बोलूँगा अवेयरनेस के जरिए हो सकती है। हर स्कूल को एनुअली कम से कम 3 से 4 सेशन इसके करने चाहिए। ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे कर देते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने Compulsory या बहुत कर सारे दिया। बोर्ड्स ने इसको कंपलसरी कर दिया है, तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हो जाता है। लेकिन एक सेशन से क्या होगा, जो बच्चा बहुत छोटा है वो ABCD या अल्फ़ाबेट्स और ये सब चीज़ें कितने दिनों में सीखता है? तो आपको क्या लगता है कि एक लेक्चर करने से वो बैड टच की सारी टिप्स समझ सकता है? तो कम से कम 3 से 4 सेशन होने चाहिए। राजस्थान में तो एक नो बैग डे मनाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सारे स्कूल्स ऐसा करते भी हैं कि हम सैटरडे के दिन हर 2-3 महीने के गैप पे खुद से या किसी एक्सपर्ट को बुला के प्रेजेंटेशन के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से बच्चों को वो टिप्स बता दें और बच्चों को लगातार बताते रहें। और फिर सबसे ज़रूरी बात है, बच्चों को बचने की टिप्स बता दें। नो गो टेल, कि भाई बच्चों को सबसे पहले ज़ोर से चिल्लाना चाहिए, फिर उस जगह से भाग जाना चाहिए और फिर ये बात जाके अपने घर के किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बतानी चाहिए। हम नो गो टेल ही अगर बता दें
तो कितने बच्चे अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण में रखिए, रिस्क मत लीजिए। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को छुट्टी के समय में मैं बस में बिठा देता हूँ, आगे मामा जी उतार लेंगे, इस तरह की चीज़ें अपने आप ही बच्चे को रिस्क में धकेल रही है। मैंने डिलीवरी बॉय को ये नहीं कहा कि आप डिलीवरी या तो सुबह 9 बजे से पहले करना या रात को 7 बजे के बाद करना। तो ये सब चीज़ें हम क्यों नहीं करते जी? बच्चे भी यहीं पर ही हैं सर, तो मैं एक बार पूछूं, जैसे इतनी सारी चीज़ें अभी सर ने बताई, उनमें से कोई चीज़ आपके दिमाग में आ रही है? चारों में से कोई आप बताना चाहते हैं कि मैम हम ये चेंजेस भी चाह रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? क्या लगता है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर? आपके क्या विचार हैं? मैम मुझे एक सवाल था, जैसे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, हाँ। जो 3 साल के 2 साल के बच्चे होते हैं, आजकल उनके साथ भी बैड टच होते हैं, तो हम उनको कैसे बता सकते हैं कि ये गलत है या ये सही है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो बच्चा, उसको हम समझा भी नहीं पा रहे और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा ज़्यादा अच्छे से। बहुत अच्छा सवाल है वर्तिका। हाँ। कि 2 से 3 साल के बच्चों के साथ हो रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए, अखबारों में तो इससे भी कम उम्र के बच्चों के हाँ, साथ हाँ, होता बिल्कुल है। सर। लेकिन मैं ये खबरों के बेस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जो अवेयरनेस करने वाले लोग हैं, जिसको अपनी ड्यूटी मानते हैं, इसको अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, हम लोग तो उन्हीं लोगों तक पहुँच सकते हैं जो समाज में उपलब्ध हैं। और छोटी उम्र के बच्चे हमारे पास सबसे ज़्यादा संख्या में कहाँ उपलब्ध हैं? स्कूल्स में। लेकिन स्कूल्स में एडमिशन की एक उम्र है। अब आप कहेंगे कि प्रिपरेटरी स्कूल होते हैं, आंगनवाड़ी होती है। देखिए, जो बहुत छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल का, यानी कि 4 या 5 साल से कम का बच्चा, क्योंकि 5 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है भारत में, तो जो 2.5 से 5 साल के बच्चे कहीं ना कहीं प्रिपरेटरी स्कूल्स में या राजस्थान में आंगनवाड़ियों में गवर्नमेंट के सेटअप में आ जाते हैं, ऐसे बच्चों को सिखाना आसान नहीं है। अगर आज मैं ये बोलूँ कि मैं फर्स्ट क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों को तो बहुत आराम से लेक्चर दे देता हूँ, पढ़ा लेता हूँ, कारण कि 5 साल का बच्चा अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आ चुका होता है, उसके दिमाग की एक अलग ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन 2.5 से 5 साल के बच्चों को वही चीज़ उसी टेक्निक से बताना बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न है कि उनका अटेंशन स्पैन कम होगा, उनको समझ में आना उतना आसान नहीं होगा। 5 साल के बच्चे को जब कोई एग्जाम्पल देते हैं वो समझ लेता है, क्योंकि 5 साल के बच्चे ने दुनिया को थोड़ा बहुत देख लिया है। लेकिन 2.5 साल का बच्चा गोद से उतरा है, उसने अभी देखा नहीं है कि किस तरह की सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि 2.5 से 5 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देना बहुत संभव नहीं है, जब तक कि बहुत उस तरह के एक्सपर्ट नहीं हो। उन्हीं को पढ़ाने वाले टीचर तो अगर कोई सरल शब्दों में कुछ बता सके तो बता सके। लेकिन मुझे लगता है कि 5 साल तक के बच्चों को जब हम स्कूल में पहली क्लास में जब तक दाखिल नहीं कराते हैं, ये हमारे समाज की और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि वो उनकी केयर करे। हम उनको अगर अपने टिप बता के हाल में छोड़ने का सोचेंगे, इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि होता क्या है ना सर, आजकल आपको पता है सब दोनों वर्किंग है, पेरेंट्स जो वर्क हैं, ऐसे में क्या होता है, क्रैच उनको सबसे अच्छा लगता है कि भाई क्रैच में, काफ़ी लोग छोड़ रहे हैं क्रैच में बच्चों को, और बेचारे वो तो बच्चे बोल भी नहीं पाते होते हैं। और स्कूल में भी एक सर्टेन टाइम है, वहाँ पे भी किस तरह से मैनेज हो रहा है हमें नहीं पता होता, बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो वाकई में ये वाला जो एक पॉइंट है काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट है, और उस समय उनके संग कुछ ऐसा हो भी जाता है तो भी वो बात बाहर नहीं आती है। कभी पेरेंट्स के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं, लेकिन सपोज़ कोई छोटी बच्ची है, बिल्कुल उसके साथ ऐसा हो चुका है या कंटिन्यूसली हो रहा है, कौन से बॉडी पार्ट्स को, जैसे क्योंकि मम्मी अक्सर घर में नहलाती है, बच्चों के कपड़े चेंज कर रही हैं, उस वक्त पेरेंट्स जो है नोटिस कर सकें कि कहीं इस बच्ची के संग या उसके हाव भाव स्वभाव चुप हो गई है, बोल नहीं रही है, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप पेरेंट्स को सलाह देना चाहेंगे कि इस चीज़ पे विशेष तौर पे ध्यान रखें? मैं वर्तिका फिर से ये कहूँगा कि अगर हम लोग किसी समय में एक प्रोग्राम कर सकें और वो 8 टिप्स बता सकें, क्योंकि 8 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं एक ही बता पाया तब, तो अगर हम वो 8 टिप्स बताएंगे तो बच्चों को धीरे धीरे हम काफ़ी ट्रेंड कर लेंगे। फिर आपने पूछा कि इसकी पहचान कैसे होगी, तो मैं मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि मेडिकली कोई चीज़ें एग्जामिन करनी पड़ती हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, नेचुरली पुलिस इन्वॉल्व होगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वॉल्व होंगी और वो पता लगाएंगी मेडिकली कि बच्चे के साथ किस हद तक कोई अब्यूज़ हुआ है। जहाँ तक आपको लगता है कि किसी ने बैड टच किया है, बच्चे ने कंप्लेंट की या आपने सीसीटीवी में नोट किया कि बच्चे को टच किया गया है, तो डेफिनेटली सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि जिस आदमी ने ये गलत काम किया है उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो हमें करनी चाहिए। परिवार कई बार शर्म के मारे, रिश्तेदारों में आपस की
एक तरह की ये कहने के लिए कि इसकी इज्जत बचाने के लिए, वो बच्चों की बात को इग्नोर करके उनको बचाने के लिए एक्शन नहीं लेते हैं। तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो सबसे पहले तो उस इंसान को उस बच्चे से दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेशन लेने जाते हैं और हमें कई बच्चियां सेशन के बाद जब मिलती हैं तो उनसे जब डिस्कशन होता है अलग से, तो उनमें से कई बच्चियों का ये कहना होता है कि मेरे परिवार में फलाने व्यक्ति मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करते हैं और मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस व्यक्ति को घर से दूर नहीं किया है, ये कहते हुए कि ये आपका रिश्तेदार है या ये आदमी फाइनेंशियली परिवार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो सुन के बहुत दुख होता है कि परिवार किसी फाइनेंशियल बर्डन के कारण या अपनी आपस में फैमिली रिलेशंस के कारण एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन बच्चा लगातार सफ़र कर रहा है। तो ऐसे में बच्चों के माँ बाप की स्कूल में बुला के काउंसलिंग की जा सकती है, और फिर भी अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो बच्चों को एक हेल्पलाइन का नंबर हम लोग सर्कुलेट करते हैं 1098, जो भारत सरकार की चाइल्ड लाइन के नाम से है। 1098 ठीक है। हम बच्चों को बताते हैं कि 1098, ये 4 नंबर आपको हमेशा लाइफ में याद रखने चाहिए, बहुत आसान है, इसको लिख के रखिए। सरकार के इंस्ट्रक्शन भी एकदम से एक्शन होगा। एकदम से एक्शन क्या, आप बच्चा अगर देखता है कि परिवार में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है तो बच्चा कहाँ जाएगा। तो फिर ये नंबर पे आप फ़ोन करेंगे और आप बात बताएंगे तो डेफिनेटली इस पे एक्शन होगा। लेकिन नॉर्मली बच्चे कई बार प्रैंक कॉल्स करते हैं, या बहुत सारे लोग इस नंबर पे प्रैंक कॉल्स करते हैं, अच्छा। या वो अपनी सिचुएशन को क्लियर नहीं करते हैं या झूठे कॉल्स करते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम तो ज़रूर हर हेल्पलाइन को रहती है, लेकिन फिर भी भारत के हर ज़िले में इनकी टीम्स रहती हैं जो कि बच्चे को अप्रोच करती हैं। और ये हेल्पलाइन केवल चाइल्ड अब्यूज़ के लिए नहीं है। अगर किसी बच्चे की चाइल्ड मैरिज हो रही है या इवन चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है, ये चाइल्ड लाइन है, ये तीनों कामों के लिए काम करती है। सर, समाज के लिए और एक शिक्षा का, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी आप तुरंत बदलाव चाहेंगे बच्चों को देखते हुए, बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए, तो वो 2 बदलाव क्या आप चाहेंगे कि समाज में ये बदलाव तो वर्तिका बहुत ज़रूरी हो गया, ये चेंजेस हो जाए आपके हिसाब से? और एक शिक्षा में कोई चैप्टर होना चाहिए, एग्ज़ाम होना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिससे हो रहा है तो बच्चा बोले और वो एकदम और उसमें और सजगता आ जाए, बोल्डनेस और आ जाए, बहादुरी आ जाए? देखिए, समाज में बदलाव तो धीरे धीरे समय के साथ ही आते हैं, और हम लोगों ने पिछले 20 साल में जो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे समाज में नोट किया है वो ये है कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने और इंटरनेट ने हम सब की लाइफ को छू लिया है, और कई लोगों की लाइफ को तो इतना ज़्यादा छू लिया है कि वो उसी में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के जितने फ़ायदे हैं, जितने उसके पॉजिटिव पॉइंट हैं, उतने उसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। तो सोशल मीडिया का बच्चों के लिए रोल कहाँ शुरू होना चाहिए? आपने देखा होगा कि अभी कई देशों ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं कि बच्चों को किस उम्र के बाद वो मोबाइल पे इंटरनेट अलाउड करेंगे। हमारे देश में इस पे अलग तरह की चर्चाएं शुरू होने का डर रहता है हमेशा कि क्या बच्चों को हम ये छीन लेंगे। तो इसलिए इस पर एक बाकायदा चर्चा हो और समाज इस निर्णय पे पहुंचे कि किस उम्र के बाद बच्चों को इंटरनेट का एक्सेस बियॉन्ड ए लिमिट दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स खुद इतनी स्क्रॉलिंग करते हैं, खुद इतना ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया करते हैं। लोग शाम को अगर अपने फ़ोन से पूछेंगे कि वो कितने घंटे उस पर थे, तो वो सुन के खुद हैरान हो जाएंगे कि वो कितने घंटे उस पर थे। आप जब पूरा दिन स्क्रॉलिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, आप बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते कि आप इस पर यूज़ मत किया करो, आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े बदलाव की ज़रूरत है। सोशल मीडिया टाइमिंग को लेके कोई बात हमें करनी पड़ेगी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एक समय ऐसा था कि लोग कहते थे कि इससे तैयारी करना आसान है, कंपटीशन की तैयारी करना आसान है, इसमें बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, लेकिन डाइवर्जेंस भी तो अवेलेबल है इसी पे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है। दूसरा, आपने कहा कि शिक्षा में किस तरह के बदलाव की बात है, तो मुझे लगता है कि कोई नया पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा जो चल रही है वो अच्छी चल रही है। केवल जैसा मैंने आपको कहा, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी हर स्कूल में होती है। गवर्नमेंट में नो बैक डे होता है, प्राइवेट में बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं। उनको साल में कुछ घंटे, कुछ समय इस एक्टिविटी के लिए निकालना चाहिए, और बच्चों को ये टिप्स देने चाहिए, और लगातार बच्चों को ये टिप्स देते रहना चाहिए। स्कूल की जिम्मेदारी ये है कि सिलेबस होता रहेगा, सिलेबस कहीं नहीं भाग रहा, पूरा साल है सिलेबस पढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे पहले छोटे बच्चों को और फिर टीनेजर्स को 2 पार्ट में हम लोग स्पर्श करते हैं, स्पर्श फॉर किड्स, स्पर्श फॉर टीनेजर।
हम 7वीं क्लास के बच्चे को बताते हैं कि गुड टच में कैसे रहना है और बैड टच से कैसे बचना है। हम ये बहुत अच्छे से बताते हैं छोटे बच्चे को कि बैड टच से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन हम टीनेजर्स को 7th क्लास ऑनवर्ड, 8th क्लास ऑनवर्ड हम उनको ये बताना शुरू करते हैं कि आपको कौन से तरीकों से बहलाया फुसलाया जा सकता है, आपको सोसाइटी के लिए थैंकफुल होना चाहिए, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का फ़र्क समझाते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेलियर होने से डिसअपॉइंट होके डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार जो आपने शुरू में पूछी थी बात मुझसे कि खुद एक बड़ी क्लास का बच्चा छोटी क्लास के बच्चे को भी तो हैरेस कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली यस, ऐसी बहुत सारी घटनाएं इंडिया में नोट की गई हैं पिछले महीनों में, और कई तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब घटनाएं थी, मैं बता भी नहीं सकता कि इतनी ख़राब थी। तो वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कम है। और दूसरा, हमारे परिवारों में सुरक्षा का दायरा हमें मजबूत करना पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी आपने बोल ही दिया बातों बातों कि कुछ परिवार तो डर के कारण, समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को बाहर आने नहीं देते हैं। पता लगता है कि सामने वाले की बात तो सुन रहे हैं, खुद की बच्ची के साथ भी ये हुआ होता है, तो वो शेयर नहीं कर रहे होते हैं, अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहे होते हैं ताकि सामने वाले को भी वो अवेयर कर सके। अभी सर मैं कुछ ऐसे रैपिड क्वेश्चंस हैं, थोड़े से मैं बच्चों से भी पूछना चाहूँगी और थोड़े से मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी। और काफ़ी आप लोगों ने आज काफ़ी कुछ ऐसा सीखा सर से कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि कुछ बातें हमें और पता चली, या अब हम और बहादुर हो गए हैं, या हमारे अंदर और सजगता आ गई है कि आप अपने फ्रेंड्स को जाकर भी बताएंगे, स्कूल में भी बताएंगे। कि क्योंकि आप तो अभी 4 जने ही हैं, लेकिन आप लोग तो कितने लोगों से मिलते हैं, तो अपने दोस्तों को बताना है, अपने घर परिवार में सबको शेयर करना है, मम्मी पापा को जाके बताना है। तो सबसे ज़्यादा किससे क्लोज रहते हो? मम्मी से रहते हो, पापा से रहते हो? हीरो कौन है? आप लोगों का हीरो कौन है? मतलब मम्मा के संग शेयरिंग ज़्यादा होती है या पापा के संग शेयरिंग ज़्यादा होती है? तो मम्मा के साथ मम्मा के संग खूब बनती है अच्छी वाली। तो आप अपने दोस्तों को भी ये चीज़ समझाते हो कि मम्मा से बात करो, पापा से बात करो? आप आपस में फ्रेंड्स भी बातें करते रहते हो क्या? हाँ, इस तरीके की बातें इवन गर्ल्स में तो मुझे लगा ज़्यादा होती होंगी, है ना? और एक बात बताइए सर, कभी ऐसा हो रहा हो कि सोशल मीडिया की अभी आपने जिक्र करा, तो अभी जो इन लोगों की एज है एकदम टर्निंग सेंसिटिव एज है, तो इस एज में ये लोग सोशल मीडिया पे आप लोग रहते हैं, कुछ देखते हैं, पिक्चर्स वगैरह कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं देखते कि कोई चीज़ आपको नेचुरल लग रही है, ओ कि इट्स नेचुरल, कि ऐसा वहाँ देखा उन्होंने कोई किसिंग सीन देखा, उन्होंने कुछ ऐसा देखा, तो उनके मन में कोई ये भाव आया हो कि कोई सामने वाला कह रहा हो कि अरे ये तो नेचुरल है, देखो ये तो ऐसा होता है? क्या कभी उस विषय पे भी ऐसा लगा कि और समझाने की ज़रूरत है अभी? क्योंकि मैंने देखा है कि इस एज में ये आपने जो क्वेश्चन पूछा, जो मैं समझ पाया हूँ कि आपने पूछा है कि ये बच्चे टीनेजर एज में आ गए हैं, क्योंकि 6th ऑनवर्ड मैं समझता हूँ कि जयपुर में अगर बच्चे रह रहे हैं तो उनका मैच्योरिटी लेवल जल्दी आता है। और अगर मैं गाँव के बच्चे को 8th क्लास में टीनेजर मानूँ तो मैं जयपुर सिटी में कह सकता हूँ कि एक 6ठी क्लास से ज़्यादा का बच्चा टीनेजर है। और टीनेजर है तो डेफिनेटली बेसिक बातें तो समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। आज कोई भी व्यक्ति इन्हें गलत तरीके से टच नहीं कर सकता क्योंकि दे नो मैनी थिंग्स। लेकिन जो आपने कहा है कि सोशल मीडिया, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा इनको ये भी समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे अगर आपने प्रोफाइल बना रखे हैं, ये एक सरप्राइजिंग बात है कि बहुत सारे बच्चों के सोशल मीडिया पे प्रोफाइल होते हैं। वो परिवार की नॉलेज में हो या ना हो, या स्कूल की नॉलेज में हो ना हो, ये एक अलग बात है, लेकिन बच्चे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे काम करते हैं। जो बच्चे पूरी तरह अपने करियर को लेकर सजग होते हैं और जिनको ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ हैं। एक प्रॉब्लम और होती है, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर ये होता है कि मैं अपने दोस्तों के प्रेशर में कई काम करता हूँ जो मैं यूँ नहीं करता। तो अगर आपके सारे दोस्त एक ग्रुप में हैं और आप उस सोशल मीडिया ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप आउट हो जाते हैं। तो आप आउट फील नहीं करना चाहते, ट्रेंडिंग रहना चाहते हैं, तो एक ऑटोमेटिक दबाव बन जाता है कि मैं भी अब इंटरनेट पे जाऊं, सोशल मीडिया पे जाऊं, ग्रुप को ज्वाइन करूं, उस पर कन्वर्सेशन करूं। ज़रूरी गैर ज़रूरी मैं नहीं कह सकता, मैं बच्चों पे कोई जजमेंट नहीं दूंगा, बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, इनको अपनी मैच्योरिटी खुद क्लियर करनी है। लेकिन डेफिनेटली उस पर सब तरह का मटेरियल है, मैं कोई ये नहीं कह सकता कि क्या नहीं है। OTT जब से आया है, मैं तो कहूँगा कि कुछ चैनल्स तो धूम्रपान का बैनर तक लगाना भूल गए हैं कि भाई यहाँ पे धूम्रपान का याद दिलाना था या शराब का याद दिलाना था। मुझे नहीं पता कि वो कौन से रूल से गवर्न होते हैं, बट वो नहीं दिखाते। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, जब इंग्लिश की कोई फिल्म डब हो रही है, उसमें जो जितनी भी अब्यूज़ है वो जब हिंदी में डब यूँ की जा रही हैं, और उस पर पहले तो एक हेजिटेशन हुआ करती थी, तो बीप की आवाज़ आती थी, मुझे लगता है कि वो भी ख़त्म हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। तो OTT और सोशल मीडिया में
कहीं ना कहीं जो एक मर्यादा थी वो तो वापस आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें बैन कर दो या बच्चों को देखने मत दो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है ये कहना, लेकिन उस पर नियंत्रण किस तरह से करना है, हाउ टू कीप इट अंडर कंट्रोल, बच्चों से कैसे ये चीज़ छुड़वानी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा अपने करियर को लेके 10 साल की उम्र में ही कॉन्शियस हो जाए। दैट इज़ द पॉइंट। सर एक तो आपसे बात करके और भी चीज़ें स्पष्ट हुई, और लेकिन मैं ये देखती हूँ कि पहले के ज़माने में मम्मी पापा इतने अवेयर नहीं हो पाते थे, तो उस बात का भी मुझे एक दुख है कि पहले कुछ हादसे ऐसे हुए जो कि आज भी माँ बाप के दिमाग में रह जाते होंगे कि काश उस वक्त हमें नवीन सर से ये जानकारी मिल पाती, काश उस समय कुछ ऐसे लोग होते जो स्पर्श जैसा अभियान चला रहे होते जो सर आज चला रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी अवेयरनेस आ गई सर। और आपने तो इतने सारे स्कूल्स में एक साथ शायद रिकॉर्ड बनाया है आपने इस चीज़ को लेके। जब मैं एजुकेशन सेक्रेटरी था तो हम जी। लोगों ने सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में एक ही दिन 65,000 स्कूलों में 63 लाख बच्चों को अवेयर किया था। एक दिन सेम डे? जी, सेम डे, क्योंकि अच्छा। हमने 1 लाख टीचर्स को तैयार किया था। अच्छा। और 1 महीने की पूरी मेहनत थी हमारी। हाँ। 26 अगस्त 2023 के दिन हमने शनिवार के दिन ये काम किया था। अच्छा। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये दर्ज हुआ था। क्या बात है बिकॉज सर। धरती पे एक साथ इतने बच्चों को गुड टच बैड टच के लिए अवेयर नहीं किया गया गवर्नमेंट स्कूल्स में। अच्छा ठीक है सर, बच्चे साथ में हैं तो काफ़ी कुछ सीखा आपने, मज़ा आया, अच्छा लगा, कुछ बातें मन में और क्लियर हुई कि अब तो और नीडरता आ जानी चाहिए हमारे अंदर, है ना, अब तो हम अपने दोस्तों को ही बताएंगे। और सर ने इतनी जानकारी दी है कि किसी भी तरह से आंखों से कोई आपको देख रहा है, या ऐसा भी हो जाता है कई बार इंसान आपके शरीर को टच नहीं कर रहा लेकिन खुद के शरीर के सर कई पार्ट्स को वो टच करके कुछ निर्देश दे रहा है। वो तो ये कहेगा मैंने तो उनको टच ही नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो मेरे बॉडी पार्ट्स टच कर रहा हूँ। तो भी हमें ध्यान रखने वाली बात है कि वो बंदा हमें देख के कहाँ कहाँ अपनी खुद की बॉडी को टच कर रहा होता है, वो भी एक स्पर्श ही है सर। जी। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। अगर कोई कहे ये हमारी सीक्रेट बात है, मम्मी पापा को मत बताना, क्या करोगे? मैम अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं सबसे पहले मम्मी पापा को बताऊंगी, क्योंकि अगर कोई मुझे ऐसा बोलेगा कि सीक्रेट है और मम्मी पापा को मत बताना, तो मेरे मम्मी पापा ने बोल रखा है कि वो चीज़ गलत हो सकती है, तो सारी चीज़ें आके घर पे शेयर करा करो। एंड मेरे साथ जो भी स्कूल में होता है मैं वो सारी चीज़ें जाके घर पे शेयर करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अगर कोई ये आपको कहता है कि अगर तुमने ये बात मम्मी पापा को बताई छोटा समझ के तो रात को भूत आ जाएगा, या ये डरावनी औरत आ जाएगी आपको ले जाएगी, या मम्मी को हार्म करेगी, तो आपका क्या रिएक्शन आएगा? मैम सीक्रेट्स भी दो तरीके के होते हैं, जैसे एक होता है फनी सीक्रेट और एक होता है बैड सीक्रेट। तो ऐसी चीज़ें आई थिंक ये बैड सीक्रेट होती हैं। मेरी मम्मी और मेरे में एक बहुत स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड है कि मैं उनको कुछ भी बता सकती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती कि भूत आ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर तुम्हें डर लगे तो सबसे पहले किसके पास जाके बात अपनी बताओगे? हीरो कौन है जिसको पहले फटाफट लगेगा? स्कूल, घर, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, आप बताओ किसके पास जाओगे? मैं सबसे पहले मेरी मम्मी के पास जाऊंगा। अगर कोई तुम्हें डरा रहा हो तो? मैम अगर कोई मेरे को डरा रहा हो तो मैं मेरी मम्मी को बोलूँगा, और ऐसे तो मैं अब इतना अंडरस्टैंडेबल हो चुका हूँ कि मैं अब वो डरूँगा नहीं। कभी मम्मी पापा अगर आपसे ये कहें कि तुम बदतमीजी कर रहे हो, ये अंकल ऐसे नहीं है, तो फिर मैं किसी और से मदद लेना चाहूँगा, या फिर चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन जो सर ने बताई है उसका यूज़ करना चाहूँगा। वेरी गुड। अपने दोस्तों को बताओगे? मेरी सुरक्षा की शुरुआत होती है, आप बताओ। मैम सबसे पहले मेरी सुरक्षा की शुरुआत, अगर कोई मुझे पहले तो मुझे ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपना ही ध्यान रखूं। अगर जैसे कि अगर मेरा कोई दोस्त है उसके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो ये नहीं कि मुझे तो सिर्फ अपने आप से ही मतलब है। अगर उसके साथ भी कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी मैं सोचूंगा, उसके लिए मैं उसको मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हारे साथ कि कुछ बुरा हो रहा है तो तुम्हें अपने मम्मी पापा को या फिर जिसके ऊपर भी तुम भरोसा करते हो तुम्हें उसे बताना चाहिए। आज की मेरी सबसे बड़ी सीख है, चारों अपनी अपनी सीख बताओ। yes. आज मेरी सबसे बड़ी सीख है कि मैंने आज सर से सीखा कि गुड टच बैड टच क्या होता है, और जो चीज़ हमने पहले सीखी थी उससे कई ज़्यादा आज मुझे अंडरस्टैंड हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि क्या बोलते हैं गुड टच और बैड टच कहीं से भी आ सकते हैं। एक गुड टच होता है, गुड टच वो टच होता है जिसमें आपको अच्छा महसूस होता हो, जैसे कि कोई आपको पीठ थपथपा रहा है, आपने कुछ अच्छा करा तो कोई आपको प्यार कर रहा है अच्छे से, वो पता चल जाता है कि कौन सा गुड टच होता है और कौन सा बैड टच होता है।
अगर बैड टच हो तो नो गो टेल, गो टेल, क्या बात है। सर ने रूल बताया। आप? आज की मेरी सबसे बड़ी सीख ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स आर द वन हु केयर फॉर अस। एंड आपने बेटा? मैम मैं पहला ऐसे सोचती थी कि जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जो अपने होते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे, पर आज जैसा कि सर ने बताया और आपने बताया तो मुझे पता चला कि सब अच्छे नहीं होते हैं। सब बुरे भी नहीं होते हैं, लेकिन सब अच्छे भी नहीं होते हैं, तो हमें अलर्ट रहना है ना? ठीक है। मैं जो आपने अभी रैपिड फायर किया उसके ऊपर 2-3 बातें जल्दी से बता देता हूँ। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए, सभी पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को 2 तरीके से मजबूर किया जाता है, फियर एंड फेवर। यानी कि कुछ बच्चों को तो डरा के बैड टच किया जाता है और कंटिन्यूसली बैड टच किया जाता है, मैं आपकी मदर को हार्म कर दूंगा, फादर को हार्म कर दूंगा, आपका बुरा हो जाएगा। और जिन घरों में इन सब चीज़ों को अंधविश्वास रखा जाता है तो वहाँ पे बच्चे इन बातों से डर भी जाते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं डरे जैसे इनको पता है। दूसरा फेवर होता है, अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें ये दिलवा दूंगा, मैं ये तुम्हें दिलवाता रहूँगा और मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। तो फियर और फेवर दोनों चीज़ों से बच्चों के साइकोलॉजी के हिसाब से फ़र्क पड़ता है। कुछ बच्चे फियर से, कुछ बच्चे फेवर से कंट्रोल में किए जाते हैं और बैड टच में इनका बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों ने जो एक बात कही कि सारे रिलेटिव हमारे सेफ नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने एक टर्म डिज़ाइन की थी जो हमारी टिप नंबर 6 है। हमने 3 टर्म्स दी थी, रिस्की रिलेटिव, नॉटी नेबर, ओवर फ्रेंडली फैमिली फ्रेंड। ये जो 3 लोग हैं, हर फैमिली के अंदर ये 3 तरह के लोग होते हैं और हर फैमिली को पता होता है कि इस कैटेगरी में मेरे यहाँ कौन है। ऐसे लोगों पे हमें खुद पता होता है कि ये आदमी रिस्की है या ये नोटी किस्म का है या ये मेरे घर में ज़्यादा घुस रहा है। ऐसे लोग क्या करते हैं, उनको ये पता होता है कि इस घर में बच्चे को ये सामान तो दिया जाता है, ये सामान नहीं दिया जाता, उन्हें मेरी लिमिट्स पता है, तो वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और बच्चे को आजकल कहते हैं वैसे तो मैं तुम्हारा अंकल हूँ लेकिन मुझे अपना दोस्त समझो, और वो बच्चे की उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं जो वो घर इसलिए पूरा नहीं कर रहा क्योंकि उनको लगता है कि अभी पूरा करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि बच्चे को महंगा मोबाइल दिलवा देना, किसी बच्चे को वीडियो गेम दिलवा देना, या किसी बच्चे को ये कहना कि मैं तेरी बर्थडे की पार्टी किसी बड़े रेस्टोरेंट में करवा दूंगा। इनमें बच्चों को ट्रैप में लेके वो अंकल टाइप के लोग, ये 3 कैटेगरी के लोग बच्चों को परेशान करते हैं। अगर हम इन 3 तरह के लोगों से अपने बच्चों को बचा के रखें तो बहुत सारे इंसिडेंट से हम बच सकते हैं। थैंक यू सर। पर कुछ बातें पूछूंगी, सुरक्षा या संस्कार? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि संस्कार क्या चीज़ है। संस्कार के कई मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि संस्कार वो हैं जो प्रैक्टिकली बच्चे को किसी चीज़ की तरफ लेके जाएं। ठीक है। यानी कि बच्चों को कुछ सिखाएं या बच्चों को कुछ सुरक्षा की तरफ लेके जाएं, तो मुझे लगता है कि दोनों का एक अच्छा मिश्रण बनाया जा सकता है। ठीक है। डर या होना चाहिए, संवाद होना चाहिए? डर तो कतई नहीं होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि संवाद होना चाहिए। ठीक है। बच्चों में माँ बाप का डर नहीं होना चाहिए और बच्चों को ऐसी सिचुएशन से डरना भी नहीं चाहिए, और उनको उस सिचुएशन से निकलने के बाद पक्के से संवाद करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में नो गो बच्चे यूज़ करते हैं, अनफॉर्चुनेटली टेल तक नहीं जाते। तो बच्चों पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि इंडिया में ये टेक्निक नो गो टेल से नो गो तक क्यों रह गई। जी। सज़ा या समझाइश? देखिए, सज़ा देनी पड़ेगी अगर किसी ने गलती की है। अच्छा। क्योंकि वो आगे के लिए उदाहरण बनता है। अगर हम समझाइश करते रहेंगे और कोई गलत काम करने वाला छूट गया तो ये समाज के लिए गलत मैसेज होता है। तो सजा वाला तो सजा पाए, लेकिन लॉन्ग रन में अवेयरनेस और समझाइश से काम होना चाहिए। चुप्पी होनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए? डेफिनेटली चुप्पी तो किसी भी चीज़ में ज़रूरी नहीं है और कतई ज़रूरी नहीं है। केवल अस्पताल में चुप्पी रखना बहुत ज़रूरी है, लाइब्रेरी में चुप्पी रखना बहुत ज़रूरी है। विश्वास हमेशा के लिए या कभी कभी शक? मैं एक बात कहूँगा, यदि आप कंसर्न है तो आपको बच्चे के ऊपर कभी कभी शक करना पड़ सकता है, और वो शक नहीं होता, वो कंसर्न होता है। मैं उसको शक का नाम नहीं दूंगा। अगर आप बच्चे की सोशल मीडिया एक्टिविटी पे, बच्चे की रात को बाहर रहने को, बच्चे के कहीं जाने को, टाइम पे बुलाने को शक कहते हैं, तो वो आपके लिए शक है, मेरे लिए वो केयर है, कंसर्न है। ठीक है। मोबाइल की सीख इतनी इम्पोर्टेंट है या माँ बाप की सीख ज़्यादा ज़रूरी है? माँ बाप की एक लिमिट है जी। और मोबाइल पे जो चीज़ें एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल हैं वो सीमा से बाहर हैं। ठीक है। अगर बच्चा पॉजिटिव यूज़ कर रहा है तो माँ बाप की सीख के साथ मोबाइल की वो लिमिटेड सीख कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट अगेन आई विल से रिस्ट्रेंट होना चाहिए। नवीन सर के लिए स्पर्श क्या है? मेरे लिए स्पर्श मेरी लाइफ का एक तरीका है।
मैं 2019 अगस्त इसी महीने में 7 साल पहले प्रोग्राम हमने शुरू किया। ये प्रोग्राम पूरी तरह से वॉलंटरी प्रोग्राम है। ठीक है। बहुत सारे वॉलंटियर हमसे जुड़ते रहते हैं, हटते रहते हैं। जो भी अवेलेबल होता है हम उसके साथ शनिवार के दिन सेशंस लेते हैं, और जिस शनिवार को हम ये सेशन नहीं लेते हैं हमें उस दिन लगता है कि हमने कुछ खास काम नहीं किया। बहुत अच्छा सर, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। स्पर्श का जो प्रोग्राम है वो मैं कहूँगी कि इसी तरीके से आपकी गाइडलाइन में बहुत आगे बढ़ता रहे, बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच कि आपने Thank you very डायरीज बाय वर्तिका और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के लिए समय निकाला सर। बहुत आप बहुत काफ़ी धन्यवाद। व्यस्त रहते हैं, मुझे पता है, काफ़ी जिम्मेदारी विभाग की भी है और जन सेवा भी इतनी बखूबी कर रहे हैं, और साथ में इतने प्यारे प्यारे बच्चे आज हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी आज बहुत कुछ सीखा। और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से ऐसे पेरेंट्स बनिए कि बच्चों को आपसे डर ना लगे, बल्कि बच्चों को ये लगे कि मम्मी पापा हमारे ऐसे दोस्त हैं कि जिनको हम कुछ बताएंगे तो मम्मी मारेगी नहीं, पापा डांटेंगे ही नहीं, या हमारे संग कुछ रिवर्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि उनकी जगह आके उस चीज़ को सोचिए। और हम लोग आज के टाइम में बहुत खुश नसीब हैं। पहले के टाइम में इतनी घटनाएं हो चुकी होती हैं कि मम्मी पापा को अवेयरनेस ही नहीं होती है कि गुड टच और बैड टच आखिर होता क्या है। लेकिन आज के टाइम में नवीन सर जैसे लोग हमारे बीच में हैं जिन्होंने इसके लिए एक मुहिम चला रखी है, बहुत बड़ी मुहिम है, जिसके द्वारा आज पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं, बच्चे भी अवेयर हो रहे हैं, समाज हो रहा है, स्कूल हो रहा है। और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात टच की नहीं होती है, बात उस मासूम मन की होती है जिस पे पूरी ज़िंदगी उस चीज़ का इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि करियर है, एग्ज़ाम है, और कितनी चीज़ें उसकी लाइफ की सफ़र कर रही होती है। और कई हादसे तो ऐसे हो जाते हैं कि जो महिला होती है शादी के बाद भी वो अपने आप को बहुत असहज महसूस करती है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप वर्किंग हैं, अच्छी बात है, घर परिवार के लिए आप जिम्मेदारी उठा रही हैं, कई बार मजबूरी भी हो जाती है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि स्कूल में जहाँ बच्चे रहते हैं प्लीज़ बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। घर में अगर बच्चे आपके पास हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, तो भी आप उनको समय समय पे जब भी आपको टाइम मिल रहा है उनके साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडली वे में, कहानी के तौर पे, बातों के तौर पे, खुद के किस्सों के रूप में आप उनके संग ना बहुत सहज होकर बात करिए। और हाँ, ज़माना चेंज हो गया है, पहले बच्चों को मार पड़ती थी, लेकिन अब प्यार बहुत ज़रूरी हो गया है। अपनापन, एक कर्डल वाली फील आती है ना, वो ज़रूर उनके साथ रखिए। कुछ गलती भी हो गई है तो कोशिश करिए कि उस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करके प्यार से बात करें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, एंड थैंक यू सो मच सर, जय श्री कृष्णा। ऑल द बेस्ट बच्चों, स्कूल में जाके सबको बताना, टीचर्स को ही बताना, और साथ में जो और दोस्त हैं उनको भी नर्चर करना अपने साथ साथ, ठीक है। थैंक यू।